सेल बैठा के रखी है। तो इम्यून सेल बैठा के रखी है तो क्या होगा, दैट इज लोकल हार्मोन्स के जैसे सीक्रेट होते हैं ऑटोकॉइड्स, और ये सारे बॉडी में सिंथेसिस होते हैं, हर टिश्यू में सिंथेसिस होते हैं। तो अपने पास टिश्यू कौन कौन से हैं, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। बॉडी के 4 मेन टिश्यू होते हैं जिससे पूरी बॉडी डेवलप होती है। तो ये सिंथेसिस होते हैं सभी टिश्यू में है, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर टिश्यू में, बट ये सभी टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए आपको इन्फ्लामेशन या प्राइमरी जो भी अगर कोई इंजुरी हुई तो आपको हर टिश्यू में इंजुरी मिलेगी, हर टिश्यू में इंजुरी मिलेगी, और हर टिश्यू में इंजुरी मिलेगी तो आपको हर टिश्यू में इन्फ्लामेटरी साइंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इन्फ्लामेशन या इन्फ्लामेटरी साइन कौन प्रोड्यूस करता है, ऑटोकॉइड्स प्रोड्यूस करता है। तो ये जो ऑटोकॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, लोकल हार्मोन्स होते हैं। तो जो ऑटोकॉइड्स होते हैं ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं अकॉर्डिंग टू उसके नेचर के कारण। तो कोई अमाइंस होते हैं, कोई कोलेस्ट्रॉल से बने हुए होते हैं, कोई पेप्टाइड्स होते हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू में जाके बैठे हुए होते हैं। तो सबसे पहले जो अमाइंस होते हैं, तो अमाइंस मतलब क्या होता है, हिस्टामिन, हिस्टामिन। और सेकंड अमाइंस का सेकंड एग्जांपल रहता है दैट इज सेरोटोनिन, इसी को 5-HT बोलते हैं। 5-HT मतलब 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन। तो अमाइंस का सबसे मेजर जो रहता है दैट इज हिस्टामिन। देन कोलेस्ट्रॉल से जो बना हुआ होता है उसको बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्रीन, और इसी में आता है प्लेटलेट एग्रीवेटिंग फैक्टर, ये इसी का पार्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का। आगे देखेंगे अपन, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्रीन, जो किससे बने हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हैं। देन पेप्टाइड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स, इसमें कौन आता है, दैट इज ब्रैडिकाइनिन एंड एंजियोटेंसिन। तो इसके नेचर के कारण, मतलब किससे मेडअप हुए हैं, उसके कारण इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, दैट इज अमाइन, कोलेस्ट्रॉल, पेप्टाइड्स। अमाइन से बने हिस्टामिन, सेरोटोनिन 5-HT, कोलेस्ट्रॉल से बना है प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रीन एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। तो पेप्टाइड से बने हैं ब्रैडिकाइनिन एंड एंजियोटेंसिन। और दूसरे भी होते हैं अदर्स, दैट इज साइटोकाइनिन, इंटरल्यूकिन, एड्रियल नाइट्रोयूरेटिक प्रोटीन, सब्सटेंस पी, वोसोएक्टिव इंडस्ट्रियल पेप्टाइड, एंडोथिलीन। अगर आप देखोगे तो ये सारे जो है ना फैक्टर्स आपको, अगर जैसे आपने कोविड में देखे होंगे, तो कोविड में क्या हो जाता था, फीवर आता था, देन कफ रहता था, डिस्निया होता था। तो आप ब्लड इन्वेस्टिगेशन अगर आप देखोगे तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन में क्या करते थे, इंटरल्यूकिन्स करते थे, साइटोकाइनिन्स करते थे। वो क्या देखते थे कि जो इन्फ्लामेटरी फैक्टर है वो कितना बढ़ा हुआ है, इन्फ्लामेटरी फैक्टर कितना हुआ बढ़ा। तो ये जो ऑटोकॉइड्स होते हैं, ऑटोकॉइड्स होते हैं, अगर कोई डिसीज देंगे, अगर ऑन एंड ऑफ डिसीज देंगे तो आपको सोरोसाइकोटिक डिसीज मिलेगी। अगर हाई इंटेंसिटी डिसीज देंगे तो आपको सोरोसिफिलिटिक डिसीज मिलेगी, जो डिस्ट्रक्शन के लिए। जैसे कोविड पकड़ लीजिए, कोविड में क्या होता था, फीवर से स्टार्ट होता था, देन डायरेक्ट एंड होता था डेथ। So that is start with the fever and with the destruction. तो सोरोसिफिलिटिक या फिर सोरोसाइकोटिक, सोरोसाइकोटिक में क्या होता था, ऑन एंड ऑफ डिसीज मिलती है, रिकरेंट होता है। जैसे एग्जांपल हिस्टामिन सीक्रेट हो रहा है बार बार, हिस्टामिन क्या देगा, ऑन एंड ऑफ हो रहा है तो देगा अर्टिकेरिया। अभी ये हिस्टामिन कहाँ, आगे देखेंगे, अगर ये हिस्टामिन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है वैसे वैसे डिसीजेस मिलेगी। सो ये बताना है मुझे इम्पोर्टेंटली कि जैसा आपका ऑटोकॉइड्स रहेगा वैसा आपको डिसीज आएगा, और जितना ऑटोकॉइड्स का लेवल रहेगा उतना आपका डिसीज का पैटर्न रहेगा। अगर लेवल हाई है तो आपको डिसीज आएंगी सोरो
मतलब क्या होगा, दैट इज फीवर से स्टार्ट होके डिस्ट्रक्शन की तरफ जाए। इसीलिए अगर आप ये डिसीज देखोगे तो इनमें यही चेक करते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, साइटोकाइनिन, इंटरल्यूकिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये कितने बड़े हैं। तो वन बाय वन अपन देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हिस्टामिन। तो हिस्टामिन जो होता है, हिस्टोसाइड्स होता है, ये टिश्यू अमाइंस होता है, ये हर टिश्यू में प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसका नाम ही हिस्टामाइन होता है। तो प्रेजेंट इन प्लांट एंड प्रेजेंट होता है प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट में प्रेजेंट होता है। स्पेशली किन में होता है, जो डंक मारने वाले ये होते हैं ना, डंक मारने वाले एंड इंसेक्ट, एनिमल, इनमें ज्यादा प्रेजेंट होता है। हेलो, अभी आवाज आ रही है बराबर? हेलो, यस सर, आवाज आ रही है। आता है। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जो इंफ्लेमेटरी प्रोसेस है, तो उसमें सबसे पहले कौन सीक्रेट्स होते हैं, दैट इज अगर कोई इंजरी आई तो सबसे पहले आएगा, दैट इज अगर कोई भी इंजरी आती है, कोई एक पैथोजन आता है, कोई बैक्टीरिया आता है, तो सबसे पहले आएगा दैट इज ऑटोकॉइट्स। ऑटोकॉइट्स लोकली वहां पे आएंगे, और वो लोकली आने के बाद ब्लड वेसल, यहाँ पे अगर पैथोजन आए, पैथोजन आने के बाद लोकली अगर आए, तो लोकली आने के बाद क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे लोकली जो प्रेजेंट रहेंगी कौन, ऑटोकॉइट्स, वो सीक्रेट होंगे। ऑटोकॉइट्स रिलीज हुए, रिलीज होने के कारण उनको पता चला कि यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ी है। फिर वो क्या करेंगे, जो पास की कैपिलरी रहेंगी उसको मैसेज भेजेगी। मैसेज भेजने के कारण यहाँ पे लोकली क्या होगा, पहले वासोडाइलेटेशन एंड वासोकंस्ट्रिक्शन आएगा। उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे ब्लड फ्लो का क्या होगा, इंक्रीज बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे देन स्टैसिस होगा। स्टैसिस मतलब स्लो हो जाएगा ब्लड फ्लो। इसके कारण क्या होगा, ये एंडोथेलियम है, ये क्या हो जाएंगी, परमिएबल हो जाएंगी। परमिएबल हो गई तो यहाँ से फ्लूइड, प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी वहाँ पे माइग्रेट करेंगे, यहाँ पे माइग्रेट करेंगे। तो कौन सा डब्ल्यूबीसी जाएगा, सबसे पहले न्यूट्रोफिल जाएगा। तो सबसे पहले एंटर करेगा डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल एंट्री करने के बाद यहाँ पे आएंगी लोकली स्वेलिंग है। देन न्यूट्रोफिल क्या करेंगे, फैगोसाइटोसिस या ऑक्सीडेटिव प्रोसेस से उसको फिल करेगा। देन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस आपकी, जैसे ये इंजुरी ये हो जाएगा, देन हीलिंग प्रोसेस में जाएगा। तो जो भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है उसमें अपने को क्या मिलता है, दैट इज स्पाज्म। स्पाज्म से मिला अपने को रेडनेस एंड हीट। परमिएबिलिटी से मिला स्वेलिंग, और ऑटोकाइट से मिलता है अपने को पेन, जो मैं सिंपल करना चाहता हूँ। तो ये ऑटोकाइट्स ही होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं कोई भी इन्फ्लामेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करने का काम ऑटोकाइट्स से होता है। तो ऑटोकाइट्स क्या होते हैं, सेल हीलर होते हैं, ये लोकल हार्मोन होते हैं, और ये सभी टिश्यू में प्रेजेंट रहते हैं। तो टिश्यू कौन कौन से अपने पास, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये सभी टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, और ये लोकली सिंथेसिस हो जाते हैं। तो ऑटोकॉइड्स उनके वो किससे बने हैं, उस पर से उनका डिवीजन हुआ, दैट इज अमाइन, कोलेस्ट्रॉल, पेप्टाइड। पेप्टाइड से जो बने हैं वो ब्राडिकाइनिन, एंजियोटेंसिन। कोलेस्ट्रॉल से जो बने हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रिल एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर।
अमाइन से जो बने हैं वो हिस्टामिन और सेरोटोनिन एंड 5-HT। देन अपन देखेंगे दूसरे वाले जो है अदर साइटोकाइनिन, इंटरल्यूकिन, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक प्रोटीन, सब्सटेंस पी, वासोएक्टिव इंटरस्टिशियल पॉलीपेप्टाइड एंड एंडोथेलिन। तो मैंने बताया था इसमें कि अगर ऑटोकाइट्स का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, लेवल बहुत ज़्यादा सीक्रेट होते हैं, तो आपको वो देंगे टोरोसिक्लेटिक डिसीज, दैट इज आपको मिलेगा, दैट इज फीवर से स्टार्ट होगा, डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा। अगर वो ऑन एंड ऑफ होते हैं तो आपको मिलेंगे टोरोसाइक्लिक डिसीज। तो मोस्टली अपने को यही टाइप की डिसीज इसी में मिलती है, ये ऑटोकाइट्स के कारण ही होती है। तो अपन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं दैट इज हिस्टामिन से। तो हिस्टामिन जो होता है वो हिस्टोसाइट से होता है, हिस्टोसाइट को ही टिश्यू अमाइंस बोलते हैं, इसलिए उसका नाम हिस्टामिन पड़ता है। और ये सभी में प्रेजेंट होता है, प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट। स्पेशली इंसेक्ट्स कौन से, तो डंक मारते हैं। तो जो डंक मारने के कारण आपने देखे होंगे, किसी ने डंक मारा, जैसे मधुमक्खी ने डंक मारा, तो क्या होता है वहाँ पे, वो स्वेल हो जाता है, रेडनेस आ जाती है, हीट आती है और सीवियर पेन होता है। जो सीवियर पेन होता है वो किसके कारण होता है, वो हिस्टामिन के कारण। तो वो क्या रिलीज कर रहे हैं उनके डंक से, दैट इज हिस्टामिन रिलीज करते हैं। वो उनका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है खुद के लिए, और वो दूसरे का इंजेक्ट करते हैं। तो अपनी बॉडी में अगर डंक मारा तो क्या होगा, वो हिस्टामिन रिलीज। अगर अपनी बॉडी में आर्टिफिशियल हिस्टामिन आया, डंक मारा, तो क्या होगा, वो पार्ट एकदम स्वेल हो जाएगा, अच्छा रेडनेस एंड हीट। और ह्यूमन बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होते हैं हिस्टामिन, दैट इज प्रेजेंट इन मास्ट सेल। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मास्ट सेल में प्रेजेंट। तो मास्ट सेल कहाँ होते हैं, दैट इज ब्लड सेल में। ब्लड सेल किस में आता है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। तो अपन जब कनेक्टिव टिश्यू डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ये थोड़ा अच्छे से समझेगा। तो मास्ट सेल आते हैं कनेक्टिव टिश्यू, और ये नॉन मास्ट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। तो मास्ट सेल कहाँ का है, अपने स्किन में है सबसे इम्पोर्टेंट, जीआई म्यूकोजा में है, लीवर में है, प्लेसेंटा में है, लंग्स में। और नॉन मास्ट सेल में कहाँ में है, ब्रेन, एपिडर्मिस, नेल, हेयर, स्किन। ठीक है, इनमें कहाँ प्रेजेंट होती है, ये हिस्टामिन प्रेजेंट होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जो हिस्टामिन ऑटोकॉइड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, रिसेप्टर बेस होते हैं। रिसेप्टर बेस मतलब ये लोकली तभी काम करेंगे, इनके रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये रिसेप्टर बेस ही काम करते हैं। तो हिस्टामिन के 3 रिसेप्टर होते हैं, दैट इज H1, H2 एंड H3। तो क्या होता है कि H1, H2, H3, तो रिसेप्टर बेस मतलब क्या होता है कि ये रिसेप्टर कहाँ का प्रेजेंट है। जैसे मैंने बताया कि मास्ट सेल में स्किन है, या म्यूकोजा है, लीवर है, प्लेसेंटा है, लंग है, ब्रेन, एपिडर्मिस, इन सब में हिस्टामिन सीक्रेट होता है। तो इन्हीं को इन्होंने नाम दिया है, मतलब जैसे लंग्स में प्रेजेंट होंगे, प्लेसेंटा में प्रेजेंट होंगे, तो इन्हीं को इन्होंने नाम दिया H1, H2, H3, कि ये कौन सा किस में प्रेजेंट है। तो इसके एक्शन क्या होते हैं, तो H1 हिस्टामिन का एक्शन होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, स्मूथ मसल। तो H1 प्रेजेंट होता है स्मूथ मसल में। स्मूथ मसल कौन कौन थी, दैट इज इंटरस्टिशियल और ब्रोंकियल, मतलब दैट इज अपनी जीआईटी की इंटेस्टाइन एंड लंग्स की ब्रोंकस। मतलब क्या है, जो भी ट्यूब्स वाले ऑर्गन है, ट्यूबल ऑर्गन है, ट्यूबल ऑर्गन है, उसमें क्या कौन प्रेजेंट है, H1। और H1 दैट इज अपने को, अगर H1 हिस्टामिन का सीक्रेट होता है तो अपने को क्या मिलता है, अगर जैसे ब्रोंकस है तो ब्रोंकस का क्या होगा, स्पाज्म होगा, दैट इज वासोकंस्ट्रिक्शन, वासोडायलेटेशन, वासोकंस्ट्रिक्शन, वासोडायलेटेशन। अगर वही अगर रिपीटेड सीक्रेट होगा ब्रोंकस का, रिपीटेड अगर हिस्टामिन का सीक्रेट होगा, तो अपने को कौन सी डिसीज मिलेंगी, अस्थमा। क्यों हो रही है, क्योंकि हिस्टामिन का रिलीज वहां पे ज्यादा हो, और वो रिलीज होने के कारण किसको स्टिमुलेट कर रहा है, H1 को। तो H1 का एक्शन ही कहाँ पे, स्मूथ मसल पे। तो लंग का अगर स्मूथ मसल इन्वॉल्व हो रहा है तो अपने को ब्रोंकियल स्मूथ मसल का कंस्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन, कंस्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन,
अगर ब्रोंकियल स्मूथ मसल कंस्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन होगा तो अपने को क्या मिलेगा, स्पाज्म मिलेगा, तो ही उसी को बोलेंगे अपन अस्थमा। तो ये ट्यूब्यूल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है। वही इंटेस्टाइन में अगर स्पाज्म अगर आएंगे, दैट इज ऑटो कंस्ट्रिक्शन डायलेशन, तो अपने को क्या मिलेगा, कोलिक मिलेगा मतलब एब्डोमिनल पेन मिलेगा। सेकेंड, ब्लड वेसल में भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये ब्लड वेसल में क्या करते हैं, वासो डायलेटेशन करते हैं, ठीक है। सेंसरी नर्व्स को क्या करते हैं, इरिटेशन करते हैं, जिसके कारण अपने को पेन की इंटेंसिटी आती है। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज ट्रिपल रिस्पॉन्स मतलब रेडनेस, व्हील एंड फ्लेयर। तो ये क्या करते हैं, आपने देखे होंगे कि अपनी नॉर्मल स्किन है, नॉर्मल स्किन के ऊपर अगर आपने देखे होंगे कि कोई फ्लेयर वाला पैच आता है, जैसे कभी भी हिस्टामिन सीक्रेट होगा तो वो क्या करेगा, ऐसे फ्लेयर वाला पैच जैसा ऊपर दिखेगा आपको, स्किन से बड़ा पैच मिलेगा। तो ये किसका काम रहता है, हिस्टामिन का काम रहता है। ये प्रोड्यूस करता है रेडनेस के साथ साथ व्हील एंड फ्लेयर। तो आपने स्पेशली अर्टिकेरियल पैचेस में देखो, वो कैसे हैं, स्किन से थोड़े ऊपर आते हैं और उसमें रेडनेस के साथ कैसा रहता है, फ्लेयर ऊपर रहता है, और वो फ्लेयर रहता है, व्हील रहता है और रेडनेस रहता है। तो ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है, हिस्टामिन। देन अभी ये H2 का प्रोड्यूस हो रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में रहता है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में अगर H2 है तो ये क्या सिक्रेट करेगा, इंक्रीज HCl, और HCl ज्यादा सिक्रेट हुआ तो क्या होगा आपको, हाइपर एसिडिटी। तो हाइपर एसिडिटी वाले डिसऑर्डर्स कौन से, दैट इज GERD। GERD मतलब गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज। दूसरा आपको मिलेगा गैस्ट्राइटिस मिलेगा, जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट कर रहा है, ठीक है। वही अगर कंटिन्यू रहा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, स्टमक अल्सर, पेप्टिक अल्सर। तो आप देखोगे कि ये सभी किसमें हो रहे हैं, ट्यूब्स वाले ऑर्गन में। ट्यूब्स वाले ऑर्गन दैट इज अपन कौन से इसमें आते हैं, सेकेंड लेयर में आते हैं। तो आपको सेकेंड लेयर वाले डिसीज में क्या मिल रहा है, दैट इज सोरोसाइकोटिक डिसीज आपको ज्यादा मिल रही है, मतलब इंफ्लेमेटरी डिसीज ज्यादा मिलती है आपको। देन हार्ट पे भी क्या कर रहा है, ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड हार्ट रेट को बढ़ाता है। और जो थर्ड होता है दैट इज ऑटो रिसेप्टर मतलब क्या होता है, जो हिस्टामिन को क्या करता है, रेगुलेट करता है, हिस्टामिन को रेगुलेट करता है। तो इसी को बोलते हैं ऑटो रिसेप्टर। अगर ये ऑटो रिसेप्टर फेल हो गया तो क्या आएंगी, ऑटो इन्फ्लामेटरी डिसीज आएंगी। वही ऑटो इन्फ्लामेटरी डिसीज। तो ऑटो इन्फ्लामेटरी डिसीज मतलब ऑटो इम्यून डिसीज, ऑटो इम्यून डिसीज मतलब ऑटो इम्यूनिटी डिसीज। तो ऑटो इम्यूनिटी डिसीज में आपको कौन सी ऑटो इम्यूनिटी डिसीज मिलेंगी, अगर मिलेंगी तो दैट इज JIT में मिलेंगी आपको, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS, ठीक है। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, तो हार्ट में क्या करता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ाता है और हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। तो H3 क्या होता है, ऑटो रिसेप्टर होता है। ऑटो रिसेप्टर मतलब क्या होता है, ऐसे रिसेप्टर्स जो हिस्टामिन के रेगुलेशन को मेंटेन करते हैं, प्रॉपरली मेंटेन करते हैं। तो रेगुलेट हिस्टामिन, अगर हिस्टामिन को अगर उसने रेगुलेट किया, अगर वो ऑटो रिसेप्टर फेल हो गया, ये ऑटो रिसेप्टर क्यों फेल होगा, ऑटो रिसेप्टर कब फेल होता है, जब कोई बॉडी में वायरस आए या स्किन लेवल पे वायरस आए और बॉडी को लगा कि ये वायरस तो बॉडी का वायरस है, और वो उसका जो प्रोटीन है वो H3 रिसेप्टर के प्रोटीन से मैच कर रहा है। तो उन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया किस पे, H3 पे। H3 पे अटैक कर देंगे कि बॉडी के फाइटर सेल ही किसको किल कर रहे हैं, बॉडी के सेल को किल कर रहे हैं, दैट इज ऑटो रिसेप्टर को किल कर रहे हैं। तो बॉडी में डिसीज कौन सी आएंगी, ऑटो इन्फ्लामेटरी या ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी आएंगी तो क्या होगा, अगर अपने को डिसीज मिलेगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मिलेगा।
वैसे ही अगर हिस्टामिन बहुत ज्यादा लिबरेट होता है, अगर बहुत ज्यादा लिबरेट हुआ, ये सबसे इम्पोर्टेंट, अगर बॉडी में बहुत लिबरेट हो गया, अगर वो बहुत ज्यादा सीक्रेट हो गया, ये तो हो गया नॉर्मल बात। मैंने बताया कि अगर थोड़ा ज्यादा सीक्रेट हुआ ऑन एंड ऑफ, तो अपने को कैसी डिसीज मिल रही है, सोरोसाइकोटिक डिसीज। सोरोसाइकोटिक डिसीज मतलब आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। अगर थोड़ा और ज्यादा सीक्रेट हुआ तो क्या कौन सी डिसीज मिल रही है, सोरोसिफ्लिटिक डिसीज। दैट इज मैंने बताया जैसे कोविड में फीवर से स्टार्ट होता है, देन डिस्ट्रक्शन की तरफ है। अगर ये बहुत एक्सट्रीम में लिबरेट हुआ तो अपने को मिलता है एनाफ्लिक्टिक शॉक। एनाफ्लेक्टिक शॉक में क्या होता है, दैट इज अगर आप एनाफ्लेक्टिक शॉक इसमें देखोगे, आप सबसे पहले देखोगे ड्रग रिएक्शन। जैसे किसी को ड्रग रिएक्शन हुई, तो ड्रग रिएक्शन क्या होती है, जैसे किसी को निमोसुलाइड दिया और निमोसुलाइड से उसको रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन मतलब क्या होता है, जो अपन देखते हैं ना, इसको रिएक्शन है, इसको एलर्जी है, इसको सर्टन काइट से ये है, किसी को प्रॉन्स की एलर्जी होती है, किसी को सी फूड की एलर्जी होती है, किसी को ड्रग एलर्जी होती है, किसी को क्या होता है। तो तब क्या होता है, अगर आप कोई प्रोटीन खाते हो और वो बॉडी अडॉप्ट नहीं करती, तो बॉडी क्या सीक्रेट करती है, हिस्टामिन। और हिस्टामिन कैसा सीक्रेट करती है, बहुत सीवियर। तो सीवियर सीक्रेट होने के कारण जैसे आपने बहुतों को देखा होगा कि ये खा लिया और उसको बहुत सीवियर एनर्जी आई और उसको एडमिट ही करना पड़ता है। तो वो जो एडमिट करने वाली सिचुएशन आती है उसी को क्या बोलते हैं, एनाफ्लेक्टिक शॉक। तो एनाफ्लेक्टिक शॉक में क्या होता है, दैट इज ये सभी जो हिस्टामिन के H1 H2 H3 है, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और एक्टिवेट हो जाने के कारण तीनों क्या होती है, उसकी एक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम क्या मिलेगा आपको एनाफ्लेक्टिक शॉक में, ब्रोंकियल मसल का कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंकियल स्पाज्म मिलेगा, सीवियर ब्रोंकियल स्पाज्म मिलेगा। तो ब्रोंकस क्या हो गया, सीवियर ब्रोंकियल स्पाज्म हो गए, तो सांस लेने में तकलीफ होगी। तकलीफ होगी तो क्या होगा, पसीना आएगा, गैस्पिंग होगा, ठीक है। देन क्या होगा, वासोडाइलेटेशन होगा। वासोडाइलेटेशन मतलब ब्लड प्रेशर कम होना चालू होगा, सीवियर लो होगा। और बॉडी पे क्या आएंगे, रैशेस आएंगे, व्हील्स रेडनेस के रैशेस आएंगे, और अपने को म्यूकस ये गैस्ट्रिक सिक्रेशन बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। साथ में क्या मिलेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा हुआ मिलेगा, हार्ट रेट बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन। एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन। और इसमें फिर क्या मेडिसिन देते हैं, दैट इज एड्रेनालिन देते हैं, इसका एंटीडोट देते हैं। हिस्टामिन का एंटीडोट क्या होता है, एड्रेनालिन पुश करते हैं, एड्रेनालिन। और साथ में देते स्टेरॉइड्स, ठीक है। और साथ में क्या देते हैं, एलोपैथी मेडिसिन देते हैं, दैट इज एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। तो एलोपैथी में क्या होता है, या मॉडर्न साइंस में क्या होता है, जो जो डिसीज प्रोड्यूस हुई है जिससे, उसका अपोजिट वाला मेडिसिन देते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको ब्रोंकियल स्मूथ मसल या इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल का प्रॉब्लम है, अस्थमा है, तो आपको क्या देंगे, ये ब्रोंकियल अस्थमा किससे आया है, दैट इज अस्थमा आया है हिस्टामिन से, ठीक है। ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन से आपको एंटी हिस्टामिनिक ड्रग दिए जाएंगे। तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स क्या होंगे, जैसे अभी आप देखोगे सिट्रिजिन, लियोसिट्रिजिन, सिनार्जिन। तो आप देखोगे कि सिट्रिजिन, लियोसिट्रिजिन, अस्टिलाजिन, सिनार्जिन, ये कॉमनली यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये H1 वाले होते हैं। H2 में क्या आते हैं, जो HCl को सिगरेट करते, दैट इज पेंप्रेजोल, ओमेप्रेजोल, रेबिप्रेजोल, ऐसे मेडिसिन दी जाती है। तो ये क्या होते हैं, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स होते हैं, जो सिर्फ क्या कर रहे हैं, हिस्टामिन की रिलीज को कंट्रोल कर रहे हैं, हिस्टामिन के रिलीज को कंट्रोल कर रहे हैं। मॉडर्न साइंस या एलोपैथी, आजकल वो मॉडर्न साइंस बोलते हैं, मॉडर्न साइंस या एलोपैथी,
तो वो कौन सी मेडिसिन देगी आपको? इट इज एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। अगर आपको देखे होंगे आपने अर्टिकेरिया है तो आप क्या देते हैं? मोस्टली सिट्रिजिन ले लो या लिवोसिट्रिजिन ले लो या सिनार्जिन ले लो। अर्टिकेरिया आपको टेम्पररी कंट्रोल हो जाता है, लेकिन बाद में फिर से स्टार्ट होता है, फिर वो फिर से बोलते हैं ये ले लो, और वो क्या बोलेंगे आपको? इसका क्योर नहीं है। ये आपको आपका कौन सा एलर्जेंट है, एलर्जी फैक्टर है, उसको रेगुलेट करो, उसको फाइंड आउट करो और उससे दूर रहो। ये होता है एलोपैथी ट्रीटमेंट। बट इन होम्योपैथी, अब होम्योपैथी में क्या देखते हैं कि आपको जो कॉज है, कॉज होम्योपैथी मैंने बताया था कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। अगर आपको कोई डिसीज आ रही है तो जो इफेक्ट आ रहा है, सपोज अर्टिकेरिया आ रहा है, तो उसका कॉज क्या है आपको फाइंड आउट करना है। तो उसका कॉज क्या रहेगा? एक तो फिजिकल कॉज रहेगा या मेंटल कॉज रहेगा। आपको कॉज को रिमूव करना है, इसलिए होम्योपैथी में आपको परमानेंट क्योर मिलेगा। क्यों? क्योंकि कॉज आप रिमूव कर रहे हैं। तो फिजिकल कॉज क्या हो सकता है? दैट इज हाई रिच प्रोटीन, या फिर डस्ट एलर्जी, या फिर चौक एलर्जी, या फिर आपको बहुत सारे एलर्जी, मिल्क एलर्जी, ठीक है, किसी को गोभी की एलर्जी रहती, बैगन की एलर्जी रहती। तो आपको फिजिकल कॉज में बहुत सारे मिलेंगे। और मेंटल में क्या मिलेगा? दैट इज अर्टिकेरिया है, तो अर्टिकेरिया मतलब स्किन का डिसीज है। स्किन मतलब क्या होता है? दैट इज कम्युनिकेशन। स्किन मतलब अटैचमेंट एंड कम्युनिकेशन। किससे? स्पेशली जो अपने क्लोज वंस है। तो क्लोज वन मेंटल में क्या मिलेगा? क्लोज पर्सन से या क्लोज वन से अपने को क्या हो रहा है? इरिटेशन हो रहा है। तो जब आप ये इरिटेशन को, मेंटल कॉज को या फिजिकल कॉज को ट्रीट करोगे तो आपको ये इसका इफेक्ट आना बंद हो जाएगा। आप एलोपैथी में देखोगे वो डायरेक्ट आपको एक सिनार्जिन सेट्रिजिन टैबलेट दे देंगे, उससे आपका जो हिस्टामिन, वो क्या कर देंगे? हिस्टामिन की रिलीज को ब्लॉक कर देंगे। जो H1 रिसेप्टर हिस्टामिन की रिलीज कर रहा है, उसको ये आप सेट्रिजिन दोगे तो इसको ब्लॉक कर देंगे। इसको ब्लॉक कर दोगे तो आपको जो इफेक्ट आ रहा है, दैट इज अर्टिकेरिया आ रहा है सपोज, तो वो आपको दिखेगा नहीं, वो आपको दिखेगा नहीं। और वो कब तक नहीं दिखेगा? जब तक इस मेडिसिन का एक्शन है। सपोज सिट्रिजिन का एक्शन 6 आवर है, 8 आवर्स है, तो आपको तब तक नहीं दिखेगा, लेकिन बाद में वापस से वो आपको रिलीज दिखेगी। अगर आपको इसको ठीक करना है तो होम्योपैथी इज कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। तो आपको क्या ट्रीट करना पड़ेगा? उसका कॉज ट्रीट करना पड़ेगा। अभी कॉज ट्रीट करना है तो दैट इज फिजिकल कॉज, मेंटल कॉज। मेंटल कॉज में मैंने बताया दैट इज इरिटेशन। वो पर्सन क्यों इरिटेट हो रहा है अपने क्लोज मेंबर से, वो इरिटेशन को आप ठीक करो। उसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं एक केस बताता हूँ आपको अर्टिकेरिया की। मेरे पास एक पेशेंट है, उनको अर्टिकेरिया 1 साल से, और कोविड 1 साल से, 1-2 साल से। तो उनको ऑन एंड ऑफ होता है, वो सिट्रिजिन लेते हैं, कम होता है। तो मैंने उनको कॉज पूछा, कुछ फिजिकल कॉज, कभी भी पूछना फिजिकल कॉज पहले, कोई फिजिकल कॉज है, कुछ एलर्जी है क्या, कुछ है, तो उनको फिजिकल कॉज पूछ नहीं। देन मैंने उनको मेंटल कॉज पूछा। तो सबसे पहले पूछा कि उनको कब होता है, तो उनको है ना नाइट एग्रेवेशन था। तो नाइट एग्रेवेशन है, तो मैंने उनको पूछा कि नाइट में ऐसा क्या होता है जो आपको, फैमिली मेंबर्स आपके साथ ऐसा क्या करते हैं जो आपको बहुत इरिटेट होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कोविड से मेरे हस्बैंड घर पे ही रहते और उनका वर्क फ्रॉम होम होता है। तो घर पे रहने के कारण उनको क्या हैबिट है? सिंगिंग की हैबिट है। तो उन्होंने क्या की है, एक जो छोटा ऑर्केस्ट्रा जैसा रहता है वो उन्होंने खरीद लिया, और वो ऑर्केस्ट्रा रोज रात को, जैसे उनका काम खत्म हो गया, जैसे 8 बजे फ्री हो गए, 9-10 बजे उन्होंने खाना वाना खा लिए, रोज रात को 10 बजे वो अपना ऑर्केस्ट्रा चालू करते, और वो इतने जोर जोर से गाना गाते, इतने जोर जोर से गाना गाते कि उनको वो सुनाई नहीं आता, तकलीफ होती। तो वो मुझे बहुत इरिटेट करता है। तो उसके कारण क्या हो गया? इरिटेशन कहाँ से आ रहा है? हस्बैंड से।